नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां अरौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर सड़क पर उतरे लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि एक दशक से पूर्णतया जर्जर अरौला कप्तानगंज मार्ग का दंश झेल रहे क्षेत्र के लोगों ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने की हुंकार भरी है। शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। वहीं समाजसेवी लक्ष्मी चौबे के नेतृत्व में लंगड़गंज बाजार में भारी संख्या में सड़क पर उतरकर लोगों ने पूरी तरह से बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं रोड नहीं तो वोट नहीं का भी नारा दिया है। वहीं 10 दिनों के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बताते चले कि एक दशक से गड्ढों में तब्दील हुए अरौला कप्तानगंज मार्ग पर यात्रा करना लोगों के लिए जानलेवा हो चुका है। पता नहीं चल रहा है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। हर रोज लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिसे लेकर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। इस सड़क को गड्ढा मुक्त करने को लेकर सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक किया गया है। अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, आश्वासन की बूटी पिलाकर धरना प्रदर्शन को खत्म करा दिया है। यह सड़क क्षेत्र के लोगों के लिए अबूझ पहेली बनकर रह गई है। अब देखना यह होगा कि अरौला कप्तानगंज 21 किलोमीटर मार्ग का कायाकल्प 2024 तक हो पाता है या 2027 के लिए एक मुद्दा होगा। आइए सुनाते हैं कि इस मामले में समाजसेवी लक्ष्मी चौबे ने क्या कुछ कहा। हाँ, 10 साल से ये रोड ऐसे यही पोजीशन में पड़ा हुआ है। इस समय एक फुट का गड्ढा हुआ और तालाब की तरह से एकदम पूरे रोड पे तालाब की तरह से हो गया। लोग आते जाते गिर भी बहुत लोग चोटिल भी हो रहे हैं। बहुत समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। हाँ। अगर जो है ये रोड का काम जल्दी से जल्दी नहीं किया गया, ये जान लीजिए कि यहाँ की जनता जो है सामने इलेक्शन है, बोला इलेक्शन में जनता यहाँ के नेताओं को सबक सिखा के रहेगी। अब आगे क्या कार्यक्रम? नेता आते हैं और एक हफ्ते के अंदर इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम अगला कार्यक्रम भूख हड़ताल या आमरण अनशन में तब्दील करेंगे। इसका जो है सभी लोगों को जिलाधिकारी और क्या नाम है एडीएम को सबको ज्ञापन देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर गहराई रोपा जाएगा। और कई नेता यहाँ पर आते जाते हैं, कहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद वोट लेते हैं, चले जाते हैं, दोबारा यहाँ झांकने नहीं आते हैं। कई लोगों तो यहाँ पे गिरे हैं, पड़े हैं, कीचड़ लगा, उसके बाद फिर गए हैं। यहाँ कई नेता आते हैं, विकास के नाम पे वोट लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। रोड वहीं का वहीं रहता है। पर आजमगढ़ से है, जहां जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के काजी की डिगवनिया निवासी ने परिवार की सड़क किनारे मिट्टी डालकर नाली पाटने का आरोप लगाया है। वहीं जियनपुर कोतवाल को प्रार्थना पत्र देकर नाली खुलवाने की गुहार लगाई है। शुक्रवार को दिन में 12 बजे काजी की डिगवानिया गांव के जियनपुर कोतवाल यादविंद्र पांडे को प्रार्थना पत्र देकर सड़क किनारे गांव की निर्मित नाली पर गांव के रामबचन पूर्णमासी शत्रुघ्न के द्वारा घर के सामने मिट्टी डालकर नाली का पानी रोकने का आरोप लगाया है, जिससे दर्जनों परिवारों की नाली का पानी रुक गया है। वहीं सड़क पर बारिश से जल जमाव हो गया है। ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नाली का पानी रुकने से घरों में भी पानी घुस रहा है। शिकायत पर जियनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने गांव में लाटघाट चौकी से पुलिस बल भेजकर नाली खुलवाने के लिए निर्देशित किया है। वहीं नाली नहीं खुलने पर जियनपुर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया। वहीं देर शाम तक गांव में नाली अभी नहीं खुली है। ग्राम प्रधान इंद्रदेव यादव सहित दर्जनों की संख्या में गांव के लोग जुट रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनिए। तो रास्ता के लिए, नाली के लिए क्या है? पानी रोक रहे हैं लोग, पानी नहीं जाने दे रहे हैं। कौन लोग पानी रोक? बच्चन का के घर का। तो क्या चाहते हैं आप? उसको पानी निकलवाना चाहते हैं, तो इसलिए आप थाने चाहते हैं? हाँ। खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी अनुराग आर्य के द्वारा चलाए गए वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में थाना बरदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बरदा पुलिस ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने व मारपीट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको पूरा मामला बता दें तो वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया था कि अभियुक्त द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरी लड़की के साथ छेड़खानी की तथा उनसे पूछने पर मारपीट
करने लगे। वहीं वादी को गंभीर चोटें आई हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 228/23 धारा 452, 354 ख, 323, 506, 34 भादवी व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना बयान, पीड़िता एक्सरे रिपोर्ट के अवलोकन व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376, 325 भादवी 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। वहीं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया। इसी क्रम में अरविंद कुमार यादव द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर 7/7/23 को समय लगभग 7:05 पर भीरा बाजार के तिराहे से अभियुक्त राजेश पुत्र बंसराज शाकिन भैंसकुर थाना बरदर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिले भर में चलाए गए वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में थाना कप्तानगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, थाना कप्तानगंज पुलिस ने छेड़खानी व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला बता दें आपको तो वादिनी मुकदमा उपस्थित थाना पर आकर प्रार्थना पत्र दिया था कि समय करीब लगभग रात 1 बजे वादिनी मुकदमा द्वारा बाहर करकट में सोते समय आरोपी अरविंद राम पुत्र बंसू राम ग्राम छीड़ी गोपाल थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ छेड़खानी करना एवं चिल्लाने पर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा संख्या 174/23, 354, 504, 506 भादवी पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना निरीक्षक अपराध अशोक त्रिपाठी द्वारा संपादित की जा रही थी। पीड़िता की धारा 161, 376 आईपीसी की बढ़ोतरी व धारा 164 के बयान के अवलोकन से धारा 452 आईपीसी की बढ़ोतरी एवं अभियुक्त बंसू राम पुत्र संतलाल निवासी छीड़ी गोपाल थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में लाया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना धारा अंतर्गत 376, 452, 354, 504, 506 आईपीसी में प्रचलित है। आपको बता दें, गिरफ्तारी के विरोध में निरीक्षक अपराध में हमराई द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अरविंद राम पुत्र बंसू राम ग्राम छीड़ी गोपाल थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को कौड़िया बाजार तिराहा से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जारी। खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी अनुराग आर्य द्वारा चलाए गए वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां थाना कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको पूरा मामला बता दें तो जनपद रांची प्रांत झारखंड की रहने वाली एक पीड़िता दिनांक 1/7/2023 को प्रार्थना पत्र दिया था कि पीड़िता की मां का पैर टूट गया है, जिसका इलाज ट्रामा सेंटर सदर अस्पताल में चल रहा था। पीड़िता अपनी मां की देखभाल करती थी। पीड़िता की मां के बगल के बेड पर जैद खान बेड नंबर 5 पर भर्ती था, जिसकी देखरेख ताहिर सना बदरे आलम निवासी शाहपुर नेवादा थाना जीएनपुर करता था। वहीं 30/6/2023 को रात्रि करीब 3 बजे पीड़िता की मां के बेड के नीचे आकर पीड़िता का मुंह दबाकर उसके वस्त्र खोलकर गलत काम करने की कोशिश किया। पीड़िता चिल्लाई तो सभी लोग जाग गए और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो वहां से भाग गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 358/23 धारा 376 SC/ST एक्ट पंजीकृत विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा संपादित की गई। वहीं आपको बता दें, गिरफ्तारी के विरोध में तो संजय तिवारी मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद ताहिर पुत्र बदरे आलम निवासी शाहपुर नेवादा थाना जीएनपुर जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की खास सूचना पर हाफिज चौराहे पर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अग्रिम कार्रवाई की। खबर आजमगढ़ से है, जहां बिलरियागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां बिलरियागंज पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला बता दें तो मृतक साहबुद्दीन पुत्री न्यूरी निवासी ग्राम अराजी देवादा नैनी जोर नई बस्ती थाना रौना पर जिला आजमगढ़ को दिनांक 29/11/2022 ग्राम अंडाखोर बिलरियागंज में संदिग्ध अवस्था में बेहोशी की हालत में पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दवा इलाज के दौरान साहबुद्दीन उपरोक्त की मृत्यु हो गई थी। मृतक साहबुद्दीन ने 3 शादियां की थी। उसकी 2 पत्नियां ग्राम अराजी देवारा नैनीजोर थाना रौना पार में उसके साथ रहती थी, जबकि तीसरी पत्नी अमीना बानो पुत्री कमालुद्दीन निवासी अंडाखोर नई बस्ती थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मृतक साहबुद्दीन से नाराज होकर अपने मायके ग्राम अंडाखोर में रह रही थी। वहीं मृतक साहबुद्दीन अपनी तीसरी पत्नी अमीना बानो को अपने साथ घर ले जाने के लिए 29/11/2022 को आया था, किंतु अमीना बानो व उसके परिवारजनों द्वारा मृतक साहबुद्दीन को आत्महत्या के लिए प्रेरित किए जाने के लिए उससे जहर खा लेने से दवा के इलाज के दौरान दिनांक 30/11/2022 को ही मृत्यु हो गई थी, जिसमें वांछित अभियुक्त अमीना बानो पुत्री कमालुद्दीन पुत्री हसनू, कुशैना पुत्री कमालुद्दीन, साहिल पुत्र इम्तियाज निवासी अंडाखोर नई बस्ती थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ की
गिरफ्तारी की गई है। प्रदर्शनियों का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना होता है, ऐसा कहना है देवी प्रसाद पांडे का। उन्होंने कहा कि विज्ञान के बलबूते हम तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं, इसलिए विज्ञान विषय के प्रति छात्रों को एकाग्रता दिखाना जरूरी है। प्रदर्शनियों का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना होता है। ये बातें प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता देवी प्रसाद पांडे ने युवा विकास समिति एवं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धनंजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर अतरौलिया में शुक्रवार को 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी देवी प्रसाद पांडे ने कही हैं। उन्होंने डीएनए से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी बच्चों को प्रदान की। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने अनेक विषयों पर अलग अलग मॉडल तैयार किए थे, जिसका अवलोकन अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया। लड़ाक को सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने मॉडल की विस्तृत जानकारी दी और अपने संदेश को सभी तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। इस मौके पर मेले में 60 स्टॉल व 110 बच्चों द्वारा तैयार किए गए थे। मेले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने स्मार्ट सिटी, पृथ्वी संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, विंड मिल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर साइकिल, वाटर पोल्यूशन सहित कई मॉडल बनाए थे। साथ ही विभिन्न बीमारियों के लक्षण व बचाव व प्रभाव, विटामिन स्रोत, फूलों की आंतरिक संरचना आदि पर पोस्टर निर्माण किया था। आज सुनाते हैं कि समाज सेवी देवी प्रसाद पांडे व अजय पांडे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने क्या कुछ कहा। भैया सबसे पहले अपना परिचय बताएं आप। मैं देवी प्रसाद पांडे युवा विकास समिति बस्ती उत्तर प्रदेश के सदस्य हूँ। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के और युवा विकास समिति बस्ती के संयुक्त तत्वावधान में ये विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बच्चों को विज्ञान से संबंधित चीज़ें, समाज में व्याप्त टोना जादू, भय, टोटका जो दिखा करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उससे निजात पाने के लिए, वास्तविक चीज़ों को अवगत कराने के लिए इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में आप देख पा रहे हैं तमाम वृक्षों को, पौधों को, औषधीय पौधों को, उनसे होने वाले लाभ और उनकी उपयोगिता के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया गया है। यहाँ कुछ बच्चों को मेडल दे करके सम्मानित किया गया है। ये कल के जो निबंध प्रतियोगिता, 3 दिवसीय प्रतियोगिता है, कार्यक्रम पूरा 3 दिवसीय था, तो कल जो निबंध प्रतियोगिता की गई थी, जिन बच्चों ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है उनको हमने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल दे करके सम्मानित किया है। इसमें बच्चों को और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तमाम विज्ञान की चीज़ें उनको जानने का मौका मिलेगा। सारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ बच्चों को कला वगैरह प्रदर्शन किया गया है, कार्यक्रम का जागरूक किया गया है, इसके बारे में बताइए। जो प्रदर्शन किया गया उसमें समाज में व्याप्त जो भय और समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। मुख्य रूप से समाज जो है इस जादू को, अंधविश्वास को सही मान बैठता है, तो उनके पीछे क्या वैज्ञानिक रीजन है वही चीज़ें दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। बच्चे इससे संतुष्ट भी हुए हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं अजय पांडे, नगर कनीला है। मैं स्कूल पे धनंजय पब्लिक स्कूल जो 10+2 से एफिलिएटेड स्कूल है, जिसमें वो प्रधानाचार्य कार्यरत हूँ। और पिछले 3 दिन से लगातार पिछले 3 दिन से वैज्ञानिक प्रदर्शन और प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस बच्चों में कुछ बच्चे भाग लिए थे, कला प्रदर्शन किए थे, विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हुए हैं, कंपटीशन हुए हैं, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे। और उन बच्चों को आप युवा समिति की तरफ से और वैज्ञानिक जो विधि द्वारा है इनकी तरफ से बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। इससे धनंजय पब्लिक स्कूल इस योजना का बहुत तहे दिल से स्वागत करता है और आप सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ। ठीक। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के अतरौलिया में मानसिक दिव्यांग विद्यालय पर जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। दिव्यांग बच्चों संघ अध्यापकों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कैलाशी महिला विकास समिति द्वारा संचालित मानसिक दिव्यांग विद्यालय ध्यानीपुर लोहरा में विद्यालय पर जाने वाला खड़ंजा मार्ग विगत काफी दिनों से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से मानसिक दिव्यांग बच्चे व उनसे मिलने वाले अभिभावक तथा ग्राम समाज के लोग बराबर दुर्घटना के शिकार होते हैं। जिसे देखते हुए विद्यालय के प्रबंधक योगेंद्र यादव ने उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर, खंड विकास अधिकारी अतरौलिया समेत अन्य लोगों को इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन अभी भी कोई उचित कार्रवाई न होने से आक्रोशित लोगों ने सड़क मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया है। इस संदर्भ में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया है कि चेक मार्ग
की रिपेयरिंग करने के लिए कई बार मजदूर गए हैं, किंतु योगेंद्र द्वारा बार बार चकमार्ग चौड़ीकरण की बात कही जा रही है। काम रुकवा दिया जाता है। चकमार्ग चौड़ीकरण के लिए अगल बगल के काश्तकारों द्वारा अपनी जमीन नहीं दी जा रही। वहीं योगेंद्र द्वारा चकमार्ग पर खुद ही कब्जा किया गया है। चकमार्ग की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। आगे सुनाते हैं कि विद्यालय की प्रियंका राय व योगेंद्र यादव व दिव्यांग विद्यार्थियों ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम आपका? संजू। संजू, आप इसी विद्यालय में पढ़ती हैं? हाँ। तो इसी रास्ते से आते हैं? हाँ। तो आप लोग आते हैं तो दिक्कत होती है कि नहीं? हाँ, आने जाने में गिर जाते हैं। गिर जाते हैं? चोट वोट लग जाती है? हाँ। हाँ। अच्छा, तो माँ की ये रोड जो खड़ंजा बना था, इसको बना नहीं रहे प्रधान जी? नहीं बना रहे हैं? नहीं। कुछ कहते हैं? नहीं कहते हैं? नहीं। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। प्रियंका राय जी। मैडम, आज यहाँ धरना है और किस वजह से धरना दिए हैं, इसके बारे में बताइए आप। ये चक्रोड कितने दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ है और एक बार इस पे काम चालू हुआ पर आधा दुरा के ब्रेक ले लिए प्रधान जी, और उसके बाद बच्चे बरसात में आए गए, काफ़ी कीचड़ हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, स्टाफ भी आता है, इधर उधर स्कूटी लेके उलट जाते हैं लोग, बहुत सारी समस्या होती है चक्रोड पे। कौन है प्रधान यहाँ के? ये है बबलू यादव साहब। बबलू यादव? अच्छा, बबलू यादव की मम्मी है जी। कब उन लोग से आपने शिकायत कभी की? सब मतलब सारे लोग के नॉलेज में है ये चीज़। हाँ। कोई उच्च अधिकारी मौके पे? प्रधान जी की खुद ही खेत है बगल में विद्यालय के पीछे हमारे, वो लोग एनी टाइम आते जाते रहते हैं। तो मौके पे कोई अधिकारी इस समय आया था कि नहीं आया था कभी? अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। कोई उच्च अधिकारी को आप लोगों ने अवगत कराया कभी? हाँ, SDM सर, CDO साहब और BDO साहब सारे लोग जान रहे हैं। सेक्रेटरी भी जान रही है। सेक्रेटरी भी नहीं आया है एक बार? नहीं, सेक्रेटरी आई हैं एक बार। हाँ। तो देखने आपको कुछ आश्वासन कुछ करने आई हो ये नहीं पता, पर सेक्रेटरी आई है एक बार, दूसरे काम के लिए आई, जो कुछ करने आई हो मुझे नहीं पता ये चीज़। ठीक। क्या नाम है भैया? योगेंद्र यादव। कहाँ के हैं? ध्यानपुर। आज यहाँ धरना दे रहे हैं, किस लिए धरना दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये मानसिक दिव्यांग बच्चों का आवासीय विद्यालय चल रहा लगभग 2015 से, और यहाँ ये लगभग 12-14 साल पहले खड़ंजा बना हुआ था, जो बीच में क्षतिग्रसित हो गया था। काफ़ी प्रयास हम लोग किए, एप्लीकेशन वगैरह दिए, और इसकी मरम्मत नहीं के नाम पर तो 1 साल के पहले ग्राम प्रधान के द्वारा इसको ज़बरदस्ती उखड़वा दिया गया और आधा से कम ही रिपेयरिंग किया गया, जिसमें मिट्टी वगैरह भी नहीं डाली गई, बाकी छोड़ दिया गया है। और बच्चे आते जाते हैं, गिर जाते हैं, इनके अभिभावक मिलने आते हैं, वो भी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो बच्चों का और हम लोगों का यही डिमांड है कि ये खड़ंजा जितना है उतना सुरक्षित बना दिया जाए, ताकि बच्चे और अभिभावक और जो भी कोई मिलने जुलने वाला है या ग्राम समाज के यहाँ जो लोग आते जाते हैं इस रास्ते से, सब लोगों को भला हो। इससे पहले आपने कहीं प्रार्थना पत्र वगैरह दिया है कि नहीं? हमने उच्च अधिकारी से शिकायत की आपने? हमने इसके लिए CDO से और SDM बूढ़नपुर और यहाँ ब्लॉक तरौलिया सबको एप्लीकेशन दे दिए हैं, लेकिन उस पर कुछ हम लोगों को कोई कार्रवाई के कुछ हम लोग को पता नहीं चलता। क्या कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आप लोग की मांगों को लेकर के मतलब यहाँ आया कि नहीं आया? यहाँ इस खड़ंजे से संबंधित कोई अधिकारी यहाँ देखने के लिए नहीं आया। मानहानि के मामले में राहुल गांधी की अपील खारिज होने पर जिला एवं शहर कांग्रेस ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार द्वारा फर्जी मुकदमे के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कराने एवं उन्हें 2024 में चुनाव लड़ने से वंचित कराने की साजिश का आरोप लगाते हुए शहर के कांग्रेस अध्यक्ष नजम शमीम के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी किया गया। वहीं जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अडानी पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं, जिससे डरी बीजेपी सरकार अडानी को बचाने के लिए फर्जी मुकदमे के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार लोकतंत्र और संविधान की हत्या करा रही है। राहुल गांधी से डरी हुई भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ लगातार साजिश रचने का काम कर रही है। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी 2024 में चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएं, इसके लिए उन्होंने विरुद्ध लगातार साजिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र एवं सड़क से संसद तक संघर्ष करती है और संघर्ष करती रहेगी। आपको बता दें, धरना प्रदर्शन में अजीत राय, रीता मौर्य, रामदेव यादव, शीला भारती, अंजलि पांडे, अशोक सिंह, शशिकांत पांडे, हेमा चौहान, प्रेमलता, सुनीता मौर्य, विनोद, प्रमोद कुमार, विजय प्रकाश मौर्य, ओम प्रकाश यादव, मूलचंद चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं स्वागत मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने, सुनिए। मनोज कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस।
ये हम लोग आज हमारे नेता आदरणीय राहुल जी की जो सूरत कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ जो अपील थी वो कोर्ट ने खारिज कर दी है, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ धरना देने के लिए आए। क्या है मांगे? मांग ये है कि जो न्यायालय में अनुचित हस्तक्षेप है और इस मामले को जिस तरह से जल्दी खींचा गया, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके जहाँ उन्होंने दिया वहाँ पे मुकदमा ना दर्ज करवा के अलग जगह मुकदमा दर्ज करके कुछ मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इसमें तमाम ऐसी त्रुटियां हैं कि जो ये संदेह के घेरे में है कि जानबूझकर हमारे नेता राहुल गांधी जी को फंसाने के लिए कि इस तरह के केस किए गए हैं, ताकि उनको आगे आने वाले समय में जैसे 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से युवा जाग रहा है, जिस हिसाब से हम महंगाई बेरोज़गारी के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, जिस तरह से हम ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ़ लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर हावी हो जाए। इसलिए यह सब जानबूझ करके किया जा रहा है ताकि हमारे नेता को फंसाया जा सके और आगे का चुनाव ये लोग प्रभावित कर सकें। आज क्या धरने के माध्यम से क्या जिलाधिकारी मौजूद थे? धरने के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से हम आगे भेजना चाहते हैं कि जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, भेदभावपूर्ण कार्रवाई, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो न्यायपालिका के खिलाफ है, इस तरह से जो सरकार का हस्तक्षेप है वो बंद हो और उचित न्याय दिया जाए। हम यही चाहते हैं। कोर्ट ने खारिज कर दी है, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ धरना देने के लिए। क्या है मांगे? मांग ये है कि जो न्यायालय में अनुचित हस्तक्षेप है और इस मामले को जिस तरह से जल्दी खींचा गया, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके जहां उन्होंने दिया वहां पे मुकदमा ना दर्ज करवा के अलग जगह मुकदमा दर्ज करके कुछ मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इसमें तमाम ऐसी त्रुटियां हैं कि जो ये संदेह के घेरे में है कि जानबूझकर हमारे नेता राहुल गांधी जी को फंसाने के लिए कि इस तरह के केस किए गए, ताकि उनको आगे आने वाले समय में जैसे 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से युवा जाग रहा है, जिस हिसाब से हम महंगाई बेरोज़गारी के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, जिस तरह से हम ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर हावी हो जाए। इसलिए यह सब जानबूझ करके किया जा रहा है ताकि हमारे नेता को फंसाया जा सके और आगे का चुनाव ये लोग प्रभावित कर सकें। आज क्या धरने के माध्यम से क्या जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहिए? धरने के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से हम आगे भेजना चाहते हैं कि जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, भेदभावपूर्ण कार्रवाई, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो न्यायपालिका के खिलाफ है, इस तरह से जो सरकार का हस्तक्षेप है वो बंद हो और उचित न्याय दिया जाए। खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी अनुराग के द्वारा चलाए गए जिले भर में वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में थाना जीयनपुर को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, थाना जीयनपुर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बता दें तो थाना जीयनपुर पर आजमगढ़ पर स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था कि विपक्षी राफे पुत्र राफत निवासी ग्राम चांदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरी पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, राफे के चाचा उमैर पुत्र स्वर्गीय अवसाद से पूछने पर गाली गुप्ता देने, मारपीट करने के संबंध में वादनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 450/2023 धारा 323, 504, 366 भादवी बनाम राफे पुत्र राफत उमैर पुत्र स्वर्गीय अबूसाद निवासी गढ़ ग्राम चांदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना रमेश कुमार यादव को सुपुर्द की गई। वहीं आपको बता दें, इस दौरान विवेचना पर अपराधिता के अवलोकन बयान अंतर्गत 161, 164 CRPC से मुकदमा उपरोक्त के धारा 376, 342 भादवी की बढ़ोतरी की गई तथा विवेचना यादवेंद्र पांडे द्वारा थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा संपादित की जा रही है। वहीं आपको बता दें, गिरफ्तारी के विवरण में तो 7/7/23 को मुखबिर की खास सूचना पर अभियुक्त को चुनक पार मोड़ के पास से थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने गिरफ्तार किया है।
खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां चालू हुई 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय की बिजली व्यवस्था। डॉक्टरों समेत स्टाफ, नर्स व मरीजों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि विगत एक हफ्ते से 100 सैया संयुक्त जिला चिकित्सालय की बिजली व्यवस्था खराब होने से जहां स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी थी, वहीं डॉक्टर व स्टाफ के सब्र का बांध भी गुरुवार को टूट गया और डॉक्टर समेत स्टाफ, नर्स, कर्मचारी मिलकर विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचकर खूब हंगामा किया। फिलहाल किसी तरह उपखंड अधिकारी के सहयोग से गुरुवार देर रात तक अस्पताल की बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी गई है, जिससे मरीजों समेत डॉक्टरों ने राहत की सांस ली है। आखिर बिजली बनने में क्यों लेट हुआ है, आइए सुनाते हैं अधिकारियों का बयान। वहीं उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राव व टेक्नीशियन राजेंद्र सिंह, CMS डॉक्टर SK ध्रुव ने क्या कुछ कहा है। तो मैं कह चुका डॉक्टर साहब, कुछ दिन से यहाँ पे बिजली की समस्या थी अस्पताल में। कल आपके स्टाफ और नर्सों द्वारा बिजली विभाग को धरना प्रदर्शन किया गया था। कल फिर आपके टेक्नीशियन, ट्रांसफार्मर टेक्नीशियन और JE और SDO सारे लोग विभाग यहाँ आए जांच किए। कहाँ फाल्ट थी, क्या लाइट दिक्कत थी, क्यों नहीं आ रही थी, इसके बारे में। लाइट के फॉल्ट में बताया था कि इन्होंने विद्युत विभाग ने अपनी आंखें हमें लेट प्राप्त कराई, जबकि मैंने 4 तारीख को SDO से मेरी फ़ोन पर वार्ता हुई थी, संडे को, रविवार को, कि वो तो उन्होंने कहा कि CTVT इसकी जल गई है। तो आके मेरे को उन्होंने CTVT चेक करने के बाद में अपना जोड़ा, उसके बाद बोला नहीं आपका ट्रांसफार्मर जला हुआ। फिर उन्होंने 2 दिन बाद हमको आख्या उपलब्ध कराई कि ये मेरा आप संपत्ति प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफार्मर चिकित्सालय की प्रॉपर्टी है, स्वास्थ्य विभाग की प्रॉपर्टी है, मेरा उत्तरदायित्व नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो उन्होंने अब सही रिपोर्ट समय दी होती तो शायद बिजली की समस्या का निस्तारण हो जाता। फिर मैंने अपने अधिकारियों से कारभार संपर्क साधा, जिलाधिकारी महोदय को, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को, टेक्नोलॉजिस्ट को मैंने लिखा। टेक्नोलॉजिस्ट भी आए, उन्होंने विजिट की, लेकिन उन्होंने कोई आख्या समय से उपलब्ध नहीं कराई। फिर मैंने डायरेक्टर मेडिकल केयर, निदेशक विद्युत को से संपर्क किया, फ़ोन पे दूरभाष से बातें करी, महानिदेशक से मैंने फ़ोन पे बातें की, करने बाद उन्होंने टीम भेजी। तब इसके अंदर जो फॉल्ट था ट्रांसफार्मर के अंदर, इसकी मरम्मत का कार्य किया गया। ट्रांसफार्मर में जो था इसकी सर्विस थी, आयलिंग की गई। सभी ट्रांसफार्मर की आयलिंग करने के बाद में जो सीलन आ रही थी, सीलन में जैसे दिक्कत हो रही थी, वो उन्होंने उस रात को ठीक किया। इसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर ठीक होने के बाद में उन्होंने आकर के फॉल्ट जोड़ने में, अपना लाइन देने में करीब 1 घंटा लेट लगा दिया। कब तक लगभग कल कितने बजे तक लाइट आपको सुचारू रूप से मिली? हमको करीब 9:30 बजे के बाद में लाइट सुचारू रूप से प्राप्त हो गई थी। क्या जब लाइट नहीं थी तो आप किस तरीके से अपने पूरे कैंपस को, कैसे मरीजों को कैसे आप देख रेख कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसके बारे में बताइए। मैं निर्बाध विद्युत आपूर्ति दे रहे थे। जनरेटर के द्वारा जनरेटर चलाया जा रहा था, 8-10 घंटे जनरेटर चल रहा था। मेरे पास 162 kVA, 62 kVA के 3 जनरेटर, 4 जनरेटर से लगातार, बल्कि अपने कर्मचारियों, डॉक्टरों का जो बयान आया वो बहुत ही वैसा है, गैर जिम्मेदाराना है कि मैंने जनरेटर कैंपस को भी, आवासीय परिसर को भी 10-10 घंटे जनरेटर की लाइट दी है। अब विद्युत पानी की व्यवस्था में समुचित व्यवस्था कराई। किसी को कैंडल में या लालटेन में कार्य करने के लिए विवश नहीं मैंने किया। जैसे कि जब लाइट नहीं थी, आप जनरेटर सुविधा का जो आपकी सेवाएं हैं, जनरेटर, एक्सरे रूम है, और सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक है, वो कैसे सुचारू रूप से चल रही थी? वो जनरेटर से हमारा सब चल रहा था। लैब की जांचों का कार्य होता है, एक्सरे भी हो रहा था। कल मेरे करीब 90 एक्सरे हुए, तो एक्सरे और सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा। चिकित्सालय में रोगियों की समस्त चिकित्सीय सुविधाएं सुचारू रूप से मिल नहीं थी, लेकिन विद्युत विभाग की थी लापरवाही थी कि उन्होंने डिले क्यों बताया, लेट किया अपनी टेक्निकल रिपोर्ट देने में। तो अभी आपको सुचारू रूप से लाइट मिल रही है हॉस्पिटल में? हाँ, अभी माइनर फॉल्ट अभी छोटा सा है महिला के ट्रांसफार्मर में, और थोड़ा सा अभी एक फेस में है, वो ठीक करा रहा हूँ आज। मैडम राजेंद्र सिंह है और मैं पदक्रम टेक्नोलॉजिस्ट है। मैं AD फैजाबाद AD साहब के अधीन कार्यरत हूँ। ये जो 101 अस्पताल का ट्रांसफार्मर खराब था या जो नहीं था, ये बड़ा लेट बन रहा है, 1 हफ्ते से नहीं आया। कब आपको सूचना मिली, कब आप आने बनाने के बारे में? मुझे तो 4 तारीख को मिली। मैं 4 तारीख को यहाँ आया भी था। आने के बाद मैंने CMS साहब से मुलाकात करी। मैंने कहा साहब आपने सूचना किस किस को कहाँ दी है, तो उस समय लिखित में कोई सूचना नहीं थी। तो उसी मेरे आने के 1 घंटे बाद चिट्ठी बनी, फिर हेडर को गई, फिर मुझे भी मिली। उसके बाद मैं अपनी कार्रवाई में लग गया। मैंने देखा भी ट्रांसफार्मर को आकर के और जाना, तो मैंने उसी समय में अपने कार्य में लग गया। मैंने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया और आज मैंने भेजे हैं सुबह 8:30 बजे लोग, तब से काम कर रहे हैं। आपकी टीम आई है, काम कर रही है? जी हाँ, अकबरपुर से टीम आई 8:30 बजे, वो पूरा काम कर रही है। और उनके साथ साथ यहाँ जो हेडल के डिपार्टमेंट की टीम भी उनको जो है मार्गदर्शन कर रही है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब कि पेपर वर्क करने में इतना देर लगा रहे, तो लाइट और पहले आ गई होती है? हाँ, मतलब मुझे तो 4 तारीख में मैं यहाँ आया, तो मुझे 1 घंटे बाद चिट्ठी बनी। फिर मैं अपना बातचीत करके मैं आजमगढ़ चला गया था।
तो मतलब सब मैंने अपनी कार्रवाई में अभी से लगे हूँ लोगों से संपर्क में। तो आज क्या काम आपकी आज टीम के द्वारा कोई ऐसा ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा नहीं रखा जाता है कि जैसे कि इमरजेंसी सेवा ना बाद हो, इनके यहाँ नहीं। ऐसा ना लगा हो? नहीं, हमारे तरफ से एक्स्ट्रा नहीं रखा जाता। तो इमरजेंसी सेवा कैसे इनकी बात कैसे रुकेगी? आपकी कंपनी ने ट्रांसफार्मर का जिम्मा लिया है? नहीं, इनके पास एक 11 का होता है और दोनों हॉस्पिटलों के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर है, अलग अलग लोड सैंक्शन है। तो ये कब तक आपका संभावना है, कब तक बन जाएगी? अब देखिए इन्होंने अपना काम कर दिया, यूपीपीसीएल वालों हडल वालों ने। हम अपना जो अपना इंटरनल वर्क है अपना ट्रांसफार्मर से अगली सप्लाई यानी मीटर से आगे हमारी होती है, उसमें हम लगे हुए हैं। उम्मीद है शाम तक सही होता है। सर, आज कई दिन से बिजली नहीं आ रही थी सौसैया अस्पताल में। सौसैया अस्पताल के डॉक्टरों का आरोप था कि बिजली विभाग द्वारा कमी है, लाइट नहीं आ रही है। आज कुछ लोगों द्वारा पावर हाउस पे जाके धरना प्रदर्शन की भी कोशिश की गई। क्या है ये मामला, कैसे है बिजली, इसके बारे में? देखिए, सौसैया अस्पताल में 2 तारीख को हमको सूचना मिली रात में कि सप्लाई नहीं आ रही है। तो उसके बाद हमने दिखवाया, इनका एक कनेक्शन है हमारे पास 250 केवीए का, उसको दिखवाया। वहाँ पे रजिस्टर था सीटीयू की वजह से वो साफ़ कराया गया सीटी को, जो को वॉशिंग की गई जो भी डीजल पेट्रोल से। उसके बाद लगाया गया तो लाइन चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से फिर फ्यूज़ कट गया। दोबारा से ट्रांसफार्मर से लाइन जब खोली गई और चालू की गई तो हमारी लाइन होल्ड बता रही थी। हमारे पीपीएमसी बॉक्स मीटर तक लाइन इनकी आ रही थी। इनके ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट की वजह से सप्लाई नहीं चल रही थी, ये प्रॉब्लम थी। क्या ट्रांसफार्मर था, क्या बिजली विभाग उसको नहीं देखता? क्या है वो ट्रांसफार्मर, क्या है उसके बारे में? ट्रांसफार्मर इनका कनेक्शन 250 केवीए का है, सुपरविजन पे कनेक्शन है। वो सुपरविजन पे अगर किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन होता है तो पीपीएमसी बॉक्स 56 केवीए के ऊपर जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं उपभोक्ता को उसको सही कराने होते हैं और उसका एनओसी देना होता है, फिर उसकी हम सप्लाई देते हैं। तो क्या अभी लाइट सुचारू रूप से इनकी आप भी आए हैं, आपकी पूरी टीम आई है? हमारी टीम आई है, दोबारा से फिर से चेक की है। इनके ट्रांसफार्मर तक हम सप्लाई दे रहे हैं, हमारे सप्लाई में कोई फॉल्ट नहीं है। इनको अपने स्तर से अपने ट्रांसफार्मर और इंटरनल वायरिंग सब सिस्टम को एक बार चेक करा के उसकी टेस्टिंग करा के टेस्टिंग रिपोर्ट हमें दे दें, वो चलेगा इनकी लाइन। हमारी लाइन वहाँ तक इनके ट्रांसफार्मर तक जा रही है। आप इस अधिक जानकारी के लिए इनके टेक्नीशियन से भी ले सकते हैं।